हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। तो जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर दो टॉपिक आते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ग्रेडियंट। तो आज ग्रेडियंट का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो सेकंड लेक्चर में हम ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट का फॉर्मूला और ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम ग्रेडियंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज हमारा ग्रेडियंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले ग्रेडियंट, तो जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं डिटेल में कि ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए, ग्रेडियंट का मतलब है कि हमारे पास जो डेल है, डेल क्या है? एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो अगर आप वेक्टर ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं तो आपको ग्रेडियंट मिल जाता है। ठीक है ना, तो अगर किसी, देखिए, वेक्टर ऑपरेटर को अगर हम स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा? ग्रेडियंट हमें मिलेगा। आप जानते हैं कि वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। वेक्टर ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से और इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारी वैल्यू होती है किसकी? ग्रेडियंट की, सॉरी डेल की। ठीक है ना, ये हमारी किसकी वैल्यू है? डेल की वैल्यू है, मतलब वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू है। तो दिस इज द वेक्टर ऑपरेटर। अगर इस वेक्टर ऑपरेटर को आप स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेडियंट मिलेगा। तो यहां पर देखो, हमारे पास एक स्केलर फंक्शन था फाई और हमने फाई के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया, डेल को क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। इसको वेक्टर ऑपरेटर, डेल या फिर नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे फाई के ऊपर तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। फाई का क्या मिल जाएगा? ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेटर और नेबुला। और ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमने क्या कर दिया? वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया और हमें क्या मिलेगा? ग्रेडियंट मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो ग्रेडियंट होता है वो ज्योमेट्रिकली नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप जिस सरफेस का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल में जो ग्रेडियंट आएगा वो उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होगा। यानी कि जैसे डेल फाई इज द नॉर्मल टू द सरफेस, तो कहने का मतलब ये है अगर सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर n है तो n वेक्टर जो होगा वो डेल फाई के इक्वल होगा। और डेल फाई क्या है? ग्रेडियंट है। डेल फाई क्या है? ग्रेडियंट है इस सरफेस के ऊपर। तो इस चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी लास्ट लेक्चर में मैं आपको बार बार बताया कि जो आपका नॉर्मल वेक्टर होता है वो ग्रेडियंट के ही इक्वल होता है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। हमें क्या करना है? सरफेस के बीच का एंगल निकालना है। कौन कौन से सरफेस? फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। देखिए, एक सरफेस आपको यहां पर गिवन है, ये रहा एक सरफेस। दूसरा सरफेस, एक सरफेस और भी आपको गिवन है, z इक्वल टू ये। इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पर? 2, -1, 2 पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो दोनों सरफेस हमें दिए गए हैं इनके बीच का एंगल निकालना है। एक चीज याद रखना कि दो सरफेस के बीच का एंगल उतना ही होता है जितना एंगल उनके नॉर्मल के बीच में होता है। देखिए, दो सरफेस के बीच का एंगल हमेशा उन दोनों सरफेस के नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये बात यहां से क्लियर हो गई कि अगर मैं इन दोनों सरफेस के ऊपर नॉर्मल को कैलकुलेट कर लूं, इन दोनों सरफेस के नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट कर लूं, तो मैं उन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं कॉस थीटा के फॉर्मूले से। कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था जब हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर एंड बेसिक फॉर्मूले ऑफ वेक्टर। तो करना क्या है? हमें इन दोनों सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर को फाइंड करना है और फिर उनके बीच का एंगल निकाल देना है, वही सरफेस के बीच का एंगल होगा। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट होगा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों सरफेस का ग्रेडियंट
क्योंकि इन दोनों सरफेस का जो ग्रेडियंट होगा वही इनके ऊपर नॉर्मल वेक्टर होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा प्रोसीजर करने का, जरा ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम सरफेस को लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारा सरफेस है जो कि हमें गिवन है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में 9, ये हमें सरफेस गिवन है, ठीक है। ये सरफेस हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब आगे देखें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में 9, ये हमारा पहला सरफेस है। और क्या गिवन है दूसरा सरफेस, एंड जेड इक्वल टू, या पहले इसी को देखिए, पहले इसको देखिए। एक काम करते हैं, 9 को लेफ्ट में ले आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन सरफेस है, ठीक है ना। 9 को पहले लेफ्ट में लाइए। अब ये जो आपके पास सरफेस की इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम फाई मान लेंगे। लेट फाई, अब क्योंकि दो सरफेस है तो इसको मैं फाई 1 मान लेता हूं। फाई 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये हो गया हमारे पास फाई 1। अब जरा आगे देखें। अब दूसरा सरफेस मैं लिखने जा रहा हूं। दूसरा सरफेस देखिए, यहां से तो हमें फाई 1 मिल गया। अब दूसरा सरफेस क्या है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास सेकंड सरफेस है। इसको भी हम एक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड में करने पे जेड उधर की साइड में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड को उधर लेके जाएंगे तो माइनस जेड और माइनस 3 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। देखिए सबको एक साइड कर लीजिए। तो सबको एक साइड करेंगे तो उधर जेड माइनस में जाएगा, -3 और इक्वल टू में 0। और इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट फाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास दो सरफेस आ गए, ठीक है ना। ये हमारे पास यहां से दो सरफेस हमें मिल गए, फाई 1 और फाई 2। फाई 1 एंड फाई 2 दो सरफेस हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए जरा हम क्या करेंगे, अब इन दोनों सरफेस का हम निकालेंगे ग्रेडियंट। क्यों निकालेंगे ग्रेडियंट, क्योंकि इन दोनों सरफेस का जो ग्रेडियंट होगा वही तो इन दोनों सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होंगे, तभी हम एंगल निकालेंगे। तो इनका ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ग्रेडियंट। अब ध्यान दीजिए इधर देखिए, तो हमें फाई 1 का और फाई 2 का ग्रेडियंट निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेडियंट। तो देखो एंगल बिटवीन द सरफेस, अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन, देखिए एंगल बिटवीन सरफेस क्या है, पहला सरफेस है फाई 1 और दूसरा सरफेस है फाई 2। तो एंगल बिटवीन फाई 1 एंड फाई 2, फाई 1 और फाई 2 के बीच का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बिटवीन n1 वेक्टर, एंगल बिटवीन n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। अब ये n1 वेक्टर और n2 वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर है ग्रेडियंट फाई 1 का और n2 वेक्टर होगा ग्रेडियंट फाई 2 का। वेयर देखिए ध्यान दीजिए, वेयर n1 वेक्टर इक्वल टू, वेयर n1 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई 1, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, मुझे क्या करना है, इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल निकालना है। दो सरफेस कौन कौन से हैं, एक सरफेस फाई 1 मान लिया हमने, दूसरे सरफेस को फाई 2 मान लिया। तो दोनों सरफेस के बीच का एंगल निकालना है, मतलब हमें फाई 1 और फाई 2 के बीच का एंगल निकालना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो एंगल सरफेस के बीच में होता है वही एंगल उनके नॉर्मल के बीच में होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर दोनों नॉर्मल फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए n वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट फाई 1 होगा। अब यहां पर ग्रेडियंट फाई 1 को कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा, ग्रेडियंट फाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा फाई 1। चलिए अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना मिलेगा हमें। तो n1 वेक्टर
इज इक्वल टू ग्रेडियंट, यहां पर जो डेल्टा है इस डेल की वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं, वेक्टर ऑपरेटर है तो देखिए वेक्टर ऑपरेटर क्या होगा यहां पर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास फाई वन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और यहां पर आ जाएगा फाई वन। देखिए फाई वन सभी में मल्टीप्लाई होगा, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर आ जाएगा फाई वन। तो ये हमारे पास एन वेक्टर होगा। हमने क्या किया, इसका ग्रेडियंट ले लिया, फाई वन का क्या ले लिया, ग्रेडियंट। अब यहां पर जरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आएगी वैल्यू। देखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई वन अपॉन एक्स कितना आएगा, यहां पर आ जाइए, डेल फाई वन की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए कितना आएगा, वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फाई वन कितना है, फाई वन को पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस जे कैप और डेल अपॉन डेल वाई, फाई वन को अगेन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, अगेन के कैप डेल अपॉन डेल जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस 9। मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, आई कैप। अब हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, 9 का 0, केवल एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। तो यानी कि आई कैप इंटू 2x, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x आई कैप प्लस, इधर आ जाओ, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है तो सब 0 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 9 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा तो प्लस 2y जे कैप प्लस, इधर आ जाइए, यहां पर आप देखेंगे जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 का 0 हो जाएगा, 2z आ जाएगा तो 2z के कैप, 2z के कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें आगे देखिए, ये हमारे पास आ गया n1 वेक्टर, क्या आ गया, n1 वेक्टर, ठीक, ये n1 वेक्टर की वैल्यू आ गई। और हमें जो नॉर्मल वेक्टर निकालना है ना, वो कहां निकालना है, 2, -1, 2 पर निकालना है। तो एंगल बिटवीन फाई वन एंड फाई टू इक्वल टू एंगल बिटवीन n1 एंड n2, वेयर n1 मैंने n1 को निकाल लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो n1 वेक्टर को कहां पर कैलकुलेट करना है, 2, -1, 2 के ऊपर कैलकुलेट करना है। नाउ n1 वेक्टर, या एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे, पहले n2 वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो जरा n2 वेक्टर देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और n2 वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। देखिए n2 वेक्टर, अब मैं n2 वेक्टर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, n2 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई टू। अब यहां पर हमें फाई टू का ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा फाई टू का, ये फाई टू है, फाई टू का ग्रेडियंट लेंगे, देखिए कितना आएगा फाई टू का ग्रेडियंट। मतलब हमें क्या करना है, यहां पर वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करना है, किसके ऊपर, फाई टू के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब आप वेक्टर ऑपरेटर को फाई टू के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आपका आएगा आई कैप डेल अपॉन आई कैप, इसी के आगे लिख देते, यहीं पे लिख देते, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस, और यहां पर फाई टू कितना आ गया, फाई टू प्लस जे कैप डेल फाई टू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, देखिए कितना आएगा। अब मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फाई टू की वैल्यू पुट करें, फाई टू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, यही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस, प्लस आएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और यहां पर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3।
अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अब यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, यहां पर ये जितना भी है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा, आई कैप, देखिए डिफरेंशिएट, पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें, क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सबका 0, यानी कि 2x आई कैप ही आएगा, प्लस इधर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे, y स्क्वायर का 2y, तो 2y जे कैप। इधर देखो z के रेस्पेक्ट में करना, सब 0 हो जाएंगे, z का हो जाएगा -1, तो ये आएगा माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। अब आगे देखिए अब क्या करेंगे, अब ये नाउ n1 वेक्टर हमने n1 भी निकाल लिया एंड n2 वेक्टर ये भी निकाल चुके। एट किस पॉइंट पर निकालना है, अभी हमने पॉइंट को पुट नहीं करा है, तो 2, -1, 2, 2, -1, 2। देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल पूछा था इस पॉइंट पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम निकालेंगे इन दोनों सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है, उन नॉर्मल के बीच में क्या एंगल होगा इसी गिवन पॉइंट पर निकालेंगे। तो यहां पर ये पॉइंट दोनों नॉर्मल वेक्टर में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए जरा n वेक्टर कितना आएगा, n1 वेक्टर। अब जरा ध्यान देंगे, n1 वेक्टर है क्या, n1 वेक्टर हमारे पास आया था 2x आई कैप 2y 2z, सेम है ये 2x आई कैप 2y j कैप 2z k कैप। अब यहां पर x y z की जगह पर ये वैल्यू को पुट करिए, देखिए कितना मिलेगा, n1 वेक्टर इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 आई कैप, यहां पर y की जगह माइनस पुट करेंगे तो -2j कैप। देखिए y की जगह पर -1 पुट करना है तो -2j कैप, और यहां पर फिर से 4 पुट करना है, 2 पुट करना है तो 4k कैप। ये आ गया मेरे पास n1 वेक्टर, कितना आ गया, n1 वेक्टर। अब मैं निकालूंगा n2 वेक्टर, देखिए n2 वेक्टर कितना आएगा, ध्यान दें, n2 वेक्टर आ जाएगा, n2 वेक्टर हमारे पास क्या है, मैं देखो n2 वेक्टर हमारे पास है, ये n2 है ना, ये n2 है, 2x आई कैप प्लस 2y j कैप माइनस k कैप, ये मेरे पास है n2 वेक्टर। यहां पर जरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए क्या आएगा, n2 वेक्टर, x की वैल्यू कितनी है, अगेन हमारे पास जो पॉइंट है वो 2 है x की वैल्यू, तो 4 आई कैप, y की वैल्यू माइनस है तो -2j कैप, और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये k कैप ही रहेगा। तो देखो n2 वेक्टर भी आ गया, n2 वेक्टर दोनों आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए क्या होता है, दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहां से ये फॉर्मूला आया, मैं सब आपको बता चुका हूं लेक्चर 1 में, जब हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट से ये फॉर्मूला आता है कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। चलिए अब यहां पर n1 n2 को पुट कर देते हैं और उनका स्केलर प्रोडक्ट करना है हमें। n1 कितना है, 4 आई कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, n2 वेक्टर के। n2 कितना है, 4 आई कैप -2j कैप -k कैप, और डिवाइडेड बाय दोनों का लेना है मैग्नीट्यूड। आपको मालूम है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, वेक्टर के जो ij के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट लेते हैं। तो यहां पर 4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरे रूट में n2 का मैग्नीट्यूड आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो देखिए जरा कितना आ जाएगा ये, यहां पर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। आपको मालूम है i वाला कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला लेक्चर, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। देखिए तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4 इंटू -1 तो ये -4 आएगा। तो ऊपर आ गया 16 प्लस 4 -4, नीचे देखिए कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ये 32 और प्लस 4 ये 36, तो ये आ जाएगा पहले वाले रूट में से 6 बाहर आ जाएगा।
दूसरे वाले रूट में देखिए 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर 2 का स्क्वायर 4 20 हो गया और 1 का -1 का स्क्वायर 1 यानी कि अंडर रूट में 21, अंडर रूट में 21। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, यहां 4 से 4 कट गया, 16/6 अंडर रूट में 21। 2 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 8 और नीचे बचेगा 3 अंडर रूट में 21। तो देखिए हमारे पास कितना आंसर आ गया, हमें थीटा निकालना था। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा हमारे पास कितना आया है, cos थीटा आया हमारे पास 8/3 रूट अंडर रूट में 21। तो यहां से अगर मैं थीटा को लिखूंगा तो थीटा आएगा cos इनवर्स 8/3 अंडर रूट में 21। तो ये फाइनली हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू ये लीजिए। तो हमारा यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए दो सरफेस के बीच का एंगल निकालना था, दो सरफेस के बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो तो आसान तरीका या मेथड क्या है उसको सॉल्व करने का, वो ये है कि आप उन दोनों सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए। और नॉर्मल वेक्टर आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होती है ग्रेडियंट की, वो क्या होती है, नॉर्मल वेक्टर ही होती है। यानी कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी सरफेस का, वो एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसी सरफेस के ऊपर, और जो एंगल सरफेस के बीच में होता है वही एंगल नॉर्मल वेक्टर के बीच में होता है। इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है एंगल का ही, लेकिन देखिए इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पर बोल दिया कि इन सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है ना, उनके बीच में एंगल निकालना है सरफेस के ऊपर। अब देखो यहां पर सरफेस एक ही है, अगर आप यहां पर सरफेस पे ध्यान देंगे तो एक ही सरफेस है, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर एक ही सरफेस है। और इस सरफेस के ऊपर दो नॉर्मल है, कितने नॉर्मल है, दो नॉर्मल। एंगल कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द सरफेस। मान लीजिए ये सरफेस है इस तरह से, सॉरी, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है इस तरह से और इस सरफेस के ऊपर हम दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, दो नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या करना है, उन दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यहां पर आ गया और एक नॉर्मल यहां पर आ गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। तो अलग अलग पॉइंट पर दो नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया इस पॉइंट पर, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया गया इस पॉइंट पर, और हमें क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन सरफेस है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। जो इस गिवन सरफेस का ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा इसी सरफेस के ऊपर। फिर हम उस नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे एक बार इस पॉइंट पर और एक बार इस पॉइंट पर, तो हमारे पास n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों आ जाएंगे। फिर से हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सरफेस गिवन है मैं उसको लिख लेता हूं। देखिए सरफेस गिवन क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये हमारा गिवन सरफेस है। इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हम इसको मान लेंगे लेट फाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो इस बार फाई 1 फाई 2 मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही सरफेस है, तो उसको मैंने क्या ले लिया, फाई ले लिया है। चलिए अब हम इसका निकालेंगे ग्रेडियंट, क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट इसका कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसका ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल फाई, ये हमें निकालना है, यही ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट का मतलब है हम इस सरफेस के ऊपर वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। ये कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, इसके ऊपर वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हमारा आएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये आ गया हमारे पास। हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए स्केलर फंक्शन के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए कितना आएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की वैल्यू कितनी है,
एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स वाई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब जरा आगे देखें, इसको अब कैलकुलेट करना है मुझे, तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इधर जरा ध्यान दें। तो मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखिए डिफरेंशिएट करके कितना आएगा। देखो यहां पर इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो जेड स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो एक्स वाई का क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y यहां पर मेरे पास आएगा y आई कैप। इधर आ जाइए, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, जेड स्क्वायर का 0 और एक्स वाई का हो जाएगा x, यानी कि प्लस में x जे कैप प्लस, इधर आ जाइए z के रेस्पेक्ट में करना है, तो अगर आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए ध्यान देना, अगर आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का हो जाएगा -2z, तो यहां पर आएगा -2z के कैप। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट फाई। कितना आ गया, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आ गई। अब आगे देखें क्या करना है। यहां से हमने ग्रेडियंट फाई तो निकाल लिया, ठीक है ना, ग्रेडियंट फाई हमने यहां पर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्रेडियंट फाई है यही तो नॉर्मल वेक्टर है। क्या है, नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के ऊपर। नाउ नॉर्मल वेक्टर एट, अब देखिए नॉर्मल वेक्टर हमें 2 पॉइंट पर निकालना है, एक निकालना है 4,1,2 पर, तो पहले मैं 4,1,2 पर निकाल रहा हूं। तो नॉर्मल वेक्टर एट 4,2,1 और इसको मैं लिख देता हूं n1 वेक्टर। तो देखिए n1 वेक्टर कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए, n1 वेक्टर होगा ग्रेडियंट फाई एट 4,1,2 के ऊपर। तो मैं ग्रेडियंट फाई की वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए ग्रेडियंट फाई कितना है हमारे पास, ग्रेडियंट फाई हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप, यहां पर है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर जरा वैल्यू को पुट करें और देखें जरा n1 वेक्टर कितना आ रहा है। n1 वेक्टर आ जाएगा, y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आई कैप, x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो 4 जे कैप और z की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 के कैप। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया 4,1,2 के ऊपर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमने नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर लिया सरफेस के ऊपर, किस पॉइंट पर, 4,1,2 पर, 4,1,2 पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नाउ नॉर्मल वेक्टर एट, अब कहां पर, नॉर्मल वेक्टर एट 3,3,-3 के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं n2 वेक्टर, और n2 वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट फाई। अब देखो ये जो ग्रेडियंट फाई है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि n1 भी ग्रेडियंट फाई के इक्वल और n2 भी ग्रेडियंट फाई के इक्वल है तो दोनों ग्रेडियंट फाई के इक्वल, लेकिन ये ग्रेडियंट फाई निकलेगा कहां पर, 4,2,1 के ऊपर, और ये निकलेगा कहां पर, 3,3,-3 के ऊपर। तो चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो n2 वेक्टर ग्रेडियंट फाई कितना आ गया था, y आई कैप प्लस x जे कैप प्लस z के कैप। यहां पर x y z की वैल्यू पुट करें तो हमें n2 वेक्टर मिल जाएगा इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप। ये हमारे पास आ गया n2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, n1 और n2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, क्योंकि वही हमसे पूछा है। n1 क्या है, नॉर्मल है गिवन सरफेस पे इस पॉइंट पर, n2 क्या है, ये भी नॉर्मल वेक्टर है 3,3,-3 के ऊपर। तो अब हम आगे चलते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हाँ, यहां पर अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को, देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले n1 वेक्टर n2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर
डिवाइड में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद n1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, n1 वेक्टर i कैप 4j कैप 2k कैप, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरे पास है n1 वेक्टर। n1 वेक्टर। अब n2 वेक्टर n2 कितना है 3 3 माइनस 3 डॉट 3i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब जरा ध्यान देना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास था i कैप प्लस 4j कैप, मतलब i कैप मतलब i का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर i का कोफिशिएंट है 1। तो यहां पर क्या था हमारे पास i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20 यानी कि 21 आएगा, रूट में 21 आएगा। चलिए अब आगे देखिए दूसरे का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट करिए, तो देखिए i के साथ करेंगे तो 3, j का j के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12 और k का k के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। एक मिनट, n1 n2 एक बार चेक कर लेते हैं। n1 i कैप 4j कैप 2k कैप है ना, हमारा क्वेश्चन आया था y i x j 2 और 2 4 और यहाँ पर 4 और 1, ठीक। n2 3 3 3 पे n2 हमारे पास आ रहा था 3 i कैप 3 और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर ये 2z था तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, ये यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा 3 2 जा 6 और ये माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6k कैप आएगा n2 वेक्टर में, 6k कैप। तो n2 वेक्टर में करेक्शन यहां पर कर लीजिए, n2 वेक्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो n2 वेक्टर है यहां थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ अब देखिए कितना आएगा, n2 वेक्टर हमारा आएगा प्लस 6k कैप, 6k कैप, एक मिनट 6k कैप, हाँ माइनस 3 और यहां पर हमारे पास था माइनस 2z माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, ठीक प्लस 6 और n1 में वहां 2 था हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4। हाँ यहां पर भी थोड़ा सा गलत है, जरा ध्यान दें। ये देखिए यहां पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे n1 वेक्टर में, है ना, n1 वेक्टर में देखो जरा, n1 वेक्टर कितना था 2 था हमारे पास, है ना। n1 वेक्टर में जो z की वैल्यू थी वो 2 थी, तो जब आप यहां पर z को 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4k कैप आएगा, माइनस का 4k कैप आएगा, ये z था माइनस का 4k कैप और यहां प्लस का 6k कैप। तो अब आगे देखिए, हाँ तो यहां पर इसको करेक्ट कर ले, यहां पर माइनस का 4k कैप, माइनस का 4k कैप, एक माइनस का 4k कैप, तो यहां से प्लस हटा देते हैं, माइनस 4k कैप, ठीक है, और ये 6k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए कितना आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट करने पे 3 4 3 जा 12 एंड 4 इंटू 6 माइनस 24 आएगा, तो यह आएगा माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 और 21, पहले में रूट में आएगा अंडर रूट 21, दूसरे अंडर रूट में आएगा। अब यहां पर भी देखें जरा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 36
और 9 45 और 9 54, तो अंडर रूट में आएगा 54, अंडर रूट में 54 आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अंडर रूट में 54 आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दें इधर। एक काम करते हैं, ऊपर देखो कितना बचा हमारे पास, 3 + 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 24, तो ये आपका आएगा माइनस का 9। अब इधर देखें, ये जो रूट में लिखा है, देखिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको अंडर रूट 21 इंटू 54 कर देते हैं, इंटू 54। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, देखिए कितना आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा cos थीटा इक्वल टू, ऊपर तो -9 है और नीचे अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 × 7, यहां पर ही कर देता हूं, देखो जरा ध्यान से, -9 अंडर रूट में, देखिए 21 के हो जाएंगे 3 × 7 और 54 के आप करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 2 आएगा। तो यहां से देखो रूट में से 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9 तो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में कितना बचा, अंडर रूट में हमारे पास बचेगा, देखिए 7, एक मिनट, 7 × 3 21, 3 × 3 9 एंड 27 एंड 54, तो 3 हमारे पास बाहर आ गया। अंडर रूट में हमारे पास बचा 14, एक मिनट, 3, हाँ 21 7 × 3, तो यहां पर हमारे पास देखिए कितना बच गया, 9 बाहर आ गया और यहां पर हमारे पास बच गया 3 × 7 3 3 9 27 एंड 54, यानी कि अंडर रूट में बच गया 14। तो यहां पर 9 से 9 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट में 14, अंडर रूट में कितना आएगा, 14 हमारे पास यहां पर आएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा वैल्यूज को। अच्छा, यहां पर वैल्यूज मैंने चेंज नहीं की थी शायद, इसलिए आंसर थोड़ा सा गलत फिर से आ रहा है। देखो यहां पर देखिए कितना था, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ मैंने अभी, इसलिए थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है। यहां पर देखिए ये कितना, -4 का स्क्वायर आएगा, -4 का स्क्वायर, यहां चेंज नहीं किया था, -4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 16 32 और ये 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 33। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 33 आएगा, ये वाला पार्ट जो है मेरा 33 आएगा, अंडर रूट में 33, तो 33 यानी कि यहां पर भी थोड़ा सा 33 हमारे पास आ जाएगा, 33। तो 33 के फैक्टर क्या होंगे, 11 × 3, यानी कि यहां पर 7 नहीं होगा, 11 होगा, कितना होगा, 3 × 11 इंटू 3, ये होगा। देखो 3 × 11 और 54 के 3 × 3 × 2, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 9 तो बाहर आ गया, 9 बाहर आने के बाद यहां पर 22 बचेगा। देखिए 11 × 2 22, 11 × 2, देखिए cos थीटा इक्वल टू -9 अपॉन 9 अंडर रूट में 22, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा -1 अपॉन अंडर रूट में 22, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट में 22। ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर भी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर था, एक में 2 सरफेस थे, दोनों के बीच का एंगल निकालना था, तो हमने दोनों सरफेस के नॉर्मल निकाल लिए और दोनों के बीच का एंगल निकाल दिया। दूसरे क्वेश्चन में एक ही सरफेस गिवन था और इसके ऊपर 2 नॉर्मल थे और दोनों नॉर्मल के ऊपर एंगल निकालना था, हमने वो एंगल भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या करना, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर थीटा एक्यूट एंगल है बिटवीन द सरफेस, यहां पर 2 सरफेस दे रखे हैं और दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना। और आपको ये प्रूव करना है कि cos थीटा की वैल्यू इतनी है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसा अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया एज इट इज वैसा ही है। इसमें तो आपको आंसर भी मालूम है क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू 3/7√6 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले के जैसा है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है जैसे हमने अभी अभी पहला क्वेश्चन किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, प्रूव दैट। अब यहां पर देखिए
जो क्वेश्चन है, अब ध्यान देना, ग्रेडियंट में अगर कभी भी आर की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखो यहां आर लिखा है, प्रूव दैट डेल्टा लॉग आर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई मेथड है। एक मेथड ऐसा भी है जिससे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। लेकिन उसके लिए क्या होगा, फिर से पोलर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, फिर से पोलर फॉर्म का ग्रेडियंट, हमें पोलर फॉर्म में ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि जो फॉर्मूला हमने ग्रेडियंट का पढ़ा है उसी फॉर्मूले को हम इसमें भी अप्लाई करें। तो आप अगर देखिए, अगर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, अगर आप उसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन ये मेथड ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे जाके जब हम डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ेंगे तो वहां पर इस मेथड का हमें यूज करना पड़ेगा, जो मेथड अभी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आर की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जरा ध्यान दें। अगर आर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, जो आर है ना, ये एक्चुअल में आर क्या है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। किसी भी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास एक आर वेक्टर है, ठीक है ना, क्या है, आर वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। तो देखिए, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए जरा कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये सब होगा अंडर रूट में। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। देखिए, अगर आपको कभी भी आर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और आपको ग्रेडियंट निकालना है, देखो यहां पर जो डेल्टा बना है ग्रेडियंट है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर पहले 2-3 स्टेप फिक्स हो जाएंगे आपके। सबसे पहले आप आर वेक्टर लिखेंगे, और आर वेक्टर आप जानते हैं कि क्या होता है। फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिखने के बाद अब आप यहां से इसको, जो आपके पास आर आया है, इसको एक बार आर के एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसका एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए, अगर आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, जरा ध्यान देना। आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। देखिए, आर स्क्वायर का 2r और आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। क्यों, देखिए आर का 0 नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आर कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और जेड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए आप उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, कितना हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा x अपॉन आर। अब देखो, अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर आया, हमने क्या किया, इसको आर के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल वाई। देखिए ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू देखिए एक्स अपॉन आर था तो यहां से वाई अपॉन आर मिलेगा। ऐसे ही अगर आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर आपके पास आएगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, इतना काम आपको ये फिक्स है। अगर आपको आर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और आपको ग्रेडियंट निकालना हो तो आप सबसे पहले आर वेक्टर लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड लिखने के बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये फिक्स स्टेप हो गए आपके पास कि आपके पास डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर आएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर आएगा। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, डेल्टा लॉग आर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल्टा लॉग आर, डेल्टा लॉग आर। डेल्टा क्या है, यहां पर वेक्टर ऑपरेटर है, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई
डेल एक्स इंटू लॉग आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और लॉग आर। ये हमने क्या किया, इसमें डेल अप्लाई कर दिया, मतलब वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया लॉग आर के ऊपर। देखिए ये ग्रेडियंट है, वेक्टर ऑपरेटर है, इसको लॉग आर पे अप्लाई करना था। तो लॉग आर पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो लॉग आर आई डेल बाई डेल एक्स के साथ भी आएगा, आई डेल बाई डेल वाई के साथ भी आएगा, है ना, और सबके साथ यहाँ पर आई जे के साथ ये आ जाएगा। अब कर देते हैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए राइट साइड में अब क्या आ जाएगा, देखो लॉग आर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। आप जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पर लॉग आर है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर हो जाएगा, 1 अपॉन आर। दूसरा, अभी तो लॉग का हुआ है, अब आर का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और आई कैप हमारा है ही प्लस, यहां पर देखो यहां पर भी वही होगा, लॉग आर का 1 अपॉन आर और आर का डेल आर अपॉन डेल वाई, क्योंकि आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जे कैप प्लस यहां पर भी वही होगा 1 अपॉन आर और आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा के कैप। अब इन सब की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए कितना आएगा। देखो हम पहले ही डेल आर अपॉन डेल एक्स को निकाल चुके हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना है, एक्स अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर हमारे पास पहले से ही है, एक्स अपॉन आर और आ गया, इंटू आई कैप प्लस 1 अपॉन आर पहले से ही था, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर और आ गया, जे कैप प्लस 1 अपॉन आर पहले से ही था, डेल आर अपॉन डेल जेड की जगह जेड अपॉन आर और आ जाएगा, और के कैप। अब यहां से देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं 1 अपॉन आर स्क्वायर को ले लूंगा कॉमन। अब देखिए जरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स आई कैप, यहां बचेगा वाई जे कैप, और यहां बचेगा जेड के कैप, जेड के कैप, है ना, ये हमारे पास बचेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो ब्रैकेट में बचा है यही तो आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर है। तो देखिए इसके बाद मैं एक काम करता हूं, ऊपर साइड में कर देता हूं क्वेश्चन को, हाँ चलिए यहीं पर कर लेते हैं साइड में। देखिए तो अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास लॉग डेल लॉग आर कितना आ गया, डेल लॉग आर इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर, तो यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है ना, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन, आर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। क्यों सिंपल है, क्योंकि आपको पहले 3-4 स्टेप तो फिक्स हो गए आपके पास। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक तो स्टेप फिक्स हो गए। क्या करेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई मिल जाएगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन जेड डेल जेड मिल जाएगा जेड अपॉन आर। उसके बाद आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली और यहां पर इसके ऊपर वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई करना अब मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। तो सिंपल डिफरेंशिएशन ही है, और जब आप यहां पर ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कॉमन आ जाएगा उसको कॉमन ले लेना, जो बच जाएगा उसको लिख देना। तो हमारा इस तरह से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। सो दैट डेल आर की पावर n इक्वल टू एन आर की पावर n माइनस 2 आर वेक्टर एंड हेंस इवेल्युएट डेल 1 अपॉन आर वेयर आर वेक्टर। यहां पर आर वेक्टर आपको दिया है। आर वेक्टर दिया हो या ना दिया हो, आपको हमेशा यही एज्यूम करना है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा मेथड भी है जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बुक में दिया होगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा मेथड है, ये बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं।
ठीक है ना। बाकी आप करना चाहें, अगर आपको कॉलेज में दूसरे मेथड से कराया है तो वो दूसरा वाला मेथड तो बहुत ही आसान है, उससे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए अब यहां पर जरा देखिए हमारे पास क्या है, डेल्टा आर की पावर n इक्वल टू एन आर की पावर n माइनस 2 आर वेक्टर एंड हेंस इवेल्युएट डेल 1 अपॉन आर वेयर आर वेक्टर इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले मैं यहां पर आर वेक्टर को ही लिख लेता हूं। आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही सेम स्टेप है, हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल आर अपॉन डेल एक्स ये मिल जाएगा एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई ये मिल जाएगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड ये मुझे मिल जाएगा जेड अपॉन आर। तो ये स्टेप तो हमारे फिक्स हो गए, जेड अपॉन आर। अब आगे देखिए क्या करना है। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके ऊपर। देखिए प्रूव क्या करना है, जरा ध्यान दें, डेल आर की पावर n को हमें प्रूव करना है, तो हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल्टा आर की पावर n, इसको हमें प्रूव करना है, तो डेल्टा आर की पावर n है। अब जरा ध्यान देना, यानी कि r की पावर n पर डेल्टा अप्लाई करना है, डेल अप्लाई करना है, मतलब वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करना है r की पावर n पे। तो देखिए क्या आ जाएगा, आई कैप डेल आर की पावर n अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर की पावर n अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर की पावर n अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास यहां से आ गया डेल आर की पावर n। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए यहां पर अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिए कितना आएगा, देखिए r की पावर n का अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, जरा ध्यान देना। r की पावर n का होता है n इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1, और r का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस यहां पर भी यही आ जाएगा n आर की पावर n माइनस 1 और डेल आर अपॉन डेल वाई, और ध्यान है यहां पर आई कैप और यहां पर जे कैप भी है, प्लस यहां पर भी यही आएगा आर की पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल जेड और इनटू में के कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहां पर अब जरा ध्यान देना, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, यहां पर पुट कर देंगे तो n आर की पावर n माइनस 1 अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना, एक्स अपॉन आर, तो इनटू में एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस n आर की पावर n माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर इंटू जे कैप प्लस n आर की पावर n माइनस 1 इंटू जेड अपॉन आर के कैप, जेड अपॉन आर के कैप। अब जरा यहां से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, देखिए कितना कॉमन आएगा, कॉमन देखिए कितना आएगा, n कॉमन आ रहा सब में, r की पावर n माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, और नीचे से कॉमन आ रहा है r, यानी कि ऊपर से कॉमन आ रहा है n r की पावर n माइनस 1 और नीचे से कॉमन आ रहा है r। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो बच रहा है ये हमारे पास आर वेक्टर है, क्या है। अब देखो यहाँ ऊपर एक चीज बाहर देखो, एन आर की पावर n माइनस 1 और नीचे आर है। अगर मैं इस आर को, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, एन आर की पावर n माइनस 2, क्योंकि देखिए n माइनस 1 पहले से ही था, एक पावर और माइनस हो जाएगी, और यहां पर बचेगा हमारे पास आर वेक्टर, कितना बचा, आर वेक्टर। तो हमारे पास यही हमारा फाइनल आंसर भी आ गया, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। देखिए तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा डेल
आर की पावर n इज इक्वल टू एन आर की पावर n माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव। देखिए हमारा प्रूफ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूफ वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे कुछ और भी पूछा था, देखो, एंड हैंस इवेल्युएट डेल 1 अपॉन आर। अब आपको क्या इवेल्युएट करना है, डेल 1 अपॉन आर इवेल्युएट करना है। देखिए डेल 1 अपॉन आर को इवेल्युएट करना है, जरा ध्यान दें कैसे इवेल्युएट करेंगे। देखिए अब यहां पर दोबारा से आप डेल को अप्लाई नहीं करेंगे 1 अपॉन आर के ऊपर, है ना, क्यों, क्योंकि हम पहले ही ये कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसी की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया होता तो हम क्या करते, बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह जैसे यहां से किया वैसे ही करते जाते आगे को भी। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान दें, हमें डेल 1 अपॉन आर को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट इसी फॉर्मूले में n की जगह पर -1 पुट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, r की पावर -1 हो जाएगी, और r की पावर जब -1 होगी तो उसको मैं 1 अपॉन r लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल r की पावर -1। अब n जब -1 पुट करेंगे तो सभी जगह पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे, तो -1 इंटू आर की पावर n की जगह -1 -2 एंड r वेक्टर आ जाएगा। अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये डेल माइनस आर की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां पर देखो -1 आर की पावर 3 जरा ध्यान दे, -1 इंटू आर की पावर -3 इंटू आर वेक्टर आ रहा है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर अपॉन, ये नीचे चला जाएगा आर की पावर 3, और यही हमारा फाइनली यहां से आंसर भी आएगा। ठीक है ना, यहां से आंसर भी हमारा यही है। तो देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना आर वाले, बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, और आप इसी मेथड से करेंगे तो देखिए फायदा ये है, इस मेथड से आप करेंगे तो इसमें अपने जो स्टेप है वो फिक्स है, और आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, मार्क्स जो मिलते हैं वो स्टेप वाइज मिलते हैं। तो बाई चांस अगर कोई वीक स्टूडेंट है वो आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपके यहां पर कुछ स्टेप फिक्स है जो आपको करने ही करने हैं, तो वहां पर आप मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां मुझे लगता है सभी बच्चों का आंसर आएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो हमने किए ग्रेडियंट के ऊपर। ये देखिए ग्रेडियंट का एक और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है, ग्रेडियंट आर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है आर वेक्टर अपॉन आर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप एक बार प्रैक्टिस करें। तो देखिए हमारा जो ग्रेडियंट वाला टॉपिक था, ग्रेडियंट को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट का भी यूज खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट की हेल्प से ही कैलकुलेट होता है, यानी कि वो भी ग्रेडियंट का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अभी आप जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इनको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।